नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। कल मैं हाजिर नहीं हो सका। एक बड़ा स्पेशलाइज्ड किस्म का शो था वारदात में। शम्स सर ने बड़े बहुत पैशन के साथ वो स्टोरी लिखी थी और उसके प्रोडक्शन में लगा हुआ था, तो बड़ी मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊं। मैंने रिसर्च भी कर रखी थी, एक बेहतरीन बेहतरीन स्टोरी सोचा था कि आप लोगों से शेयर करूंगा, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बावजूद आ नहीं सका। तो ये कल की गैर हाजिरी का एक्सक्यूज़ है। अदरवाइज़ मैंने ये ठान रखा है कि अब मैं मतलब कम से कम एब्सेंट रहूँगा और जब भी दफ्तर में रहूँ आप लोगों की खिदमत में हाजिर रहूँगा। तो इससे पहले कि आज की स्टोरी सुनाऊँ, मैं आपको बताऊँ कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मर्डर केस जिसमें कोई क्लू नहीं, पुलिस उस केस को सुलझाने में कामयाब हुई। और कैसे पुलिस ने उस केस को सुलझाया जिसमें कोई क्लू, कोई मरने वाले की पहचान कुछ भी नहीं पता थी, ये मैं आपको बताऊंगा। हर रोज़ तकरीबन ऐसी ही कहानियाँ आप लोगों को सुनाता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरठ वाली उस स्टोरी के बारे में नटशल में ज़रा बताऊं। हालांकि आप क्राइम तक पर वो स्टोरी देख रहे होंगे। मेरठ में फिर से एक सौरभ राजपूत हत्याकांड जैसी घटना हुई है, जिसमें एक शख्स की हत्या की गई है और उसकी हत्या उसके घर में ही की गई। हत्या का इल्ज़ाम उसकी बीवी पर है और उसके बॉयफ्रेंड पर है, जिन दो लोगों ने मिलकर कथित तौर पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और फिर उस हत्या को सर्पदंश से हुई मौत यानी सांप के कांटे से हुई मौत बताने के लिए उसके बिस्तर पर एक सांप छोड़ दिया। तो बहुत ही ये शोर शराबा मचा कि सांप जो है वो रसेल वाइपर है, जो बहुत जहरीला है और उस सांप ने काट लिया, पता नहीं कैसे बिस्तर में घुस गया। इस तरह की कहानियाँ जो है वो फिज़ा में तैरने लगी और जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि गला घोंटकर हत्या हुई है। हालांकि इस मामले में पोस्टमार्टम की ज़रूरत तो खैर चलिए टेक्निकली देखा जाए तो थी ज़रूर, लेकिन मुझे लगता है पोस्टमार्टम की ज़रूरत थी नहीं। पहले दिन जब ये खबर आई थी, ये उस समय उसके फुटेज भी आए थे जिसमें वो डेड बॉडी थी और गांव के लोग थे और जहां वो लाश पड़ी थी उसके पास में ही वो सांप भी था, जिसे बाद में किसी सपेरे ने उठा लिया, रिकवर कर लिया और फिर वन विभाग वालों को कथित तौर पर दे दिया। तो उस सांप को देखते ही मैंने हमारी टीम के जो सहयोगी हैं दीपक और वर्णिता, उनसे मैंने चर्चा की थी और मैंने देखते ही बताया था कि ये रैट स्नेक है यानी धामन है और जिसमें जहर नहीं होता। तो अगर इस सांप ने मान लो उस शख्स को काटा भी हो तो यकीनन इसके काटने से उस आदमी की मौत नहीं हुई होगी। और मेरा वो जो एक अंदाज़ा था या मैं कह लूँ मेरा जो कैलकुलेशन था वो बात बिल्कुल सही निकली। अब देखिए पता चला है कि गला घोंटने की वजह से मौत हुई थी। हालांकि लोग अब भी इस बात की अफवाह उड़ाने में लगे हुए हैं कि वाइपर ने काटा है, रसेल वाइपर ने काटा है, लेकिन रसेल वाइपर बिल्कुल दूसरे किस्म का सांप होता है जो रफली अगर मैं कहूँ, जो लोग सांपों के बारे में बहुत बारीक जानकारी नहीं रखते उनको रसेल वाइपर अजगर का बच्चा लग सकता है, क्योंकि थोड़ा मोटा सा होता है और उसके बॉडी के ऊपर जो डिज़ाइन बनी हुई होती है ना, वो भी काफ़ी हद तक अजगर के सिमिलर होती है। लेकिन रसेल वाइपर बहुत ख़तरनाक सांप है और हीमोटॉक्सिन जहर होता है उसमें। और ये जो रैट स्नेक है जिस सांप ने कथित तौर पर मेरठ के लड़के को काटा था, वो जो है विषहीन होता है, जहर के बिना होता है। और उस सांप को इंसानों का मित्र भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे खेतों में रहता है और आमतौर पर ये चूहों को खा जाता है। चूहों को खाने से इंसान का भला होता है क्योंकि चूहे फसल जो है वो नष्ट करते हैं। तो खैर इंसान की साजिशों में के चक्कर में जो है वो बेज़ुबान जानवर, सांप बिच्छू सब आने लग गए हैं। धन्य है इंसान और धन्य है इंसानों की सोच। आइए अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक गंदे नाले में 15 मार्च को एक महिला की लाश मिली थी। लोगों की नज़र जब इस लाश पर पड़ी तो भीड़ जमा हो गई। लोग हैरान हो गए, किसी ह्यूमन बीइंग की बॉडी का यूं नाले में पड़ा होना। लोगों ने फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। द्वारका थाने की पुलिस, दिल्ली के द्वारका थाने की पुलिस वहाँ पर पहुँची और पुलिस ने उस डेड बॉडी को रिकवर कराया। सफाई कर्मियों की मदद ली गई और कुछ पुलिस वालों ने भी हाथ लगाया और डेड बॉडी को नाले से बाहर निकाला गया। डेड बॉडी की हालत काफ़ी ख़राब थी क्योंकि मेरे ख्याल से उस महिला की मौत को तकरीबन 2-3 दिन गुजर चुके थे, ऐसा उस बॉडी को देखकर लग रहा था। काफ़ी ख़राब हो चुका था वो, और अब तो गर्मी भी है, ऊपर से गंदे नाले में पड़ा होना, तेज़ाबी पानी होता है उसमें, तो लाश की हालत काफ़ी ख़राब थी। और उस लाश के साथ कोई ऐसी बिलोंगिंग, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि मरने वाली महिला की पहचान हो पाती। ऊपरी तौर पर उस लाश को देखकर यह अंदाज़ा लगाया गया कि जिस महिला की मौत हुई है या जिसकी हत्या हुई है,
उसकी उम्र तकरीबन 45 से 47 साल के आसपास रही होगी। हत्या की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि वहाँ किसी इंसान का डूबना ऐसा मतलब इसकी संभावना नहीं के बराबर है। उसकी वजह यह है कि वो एक गंदा नाला है, उधर कोई एक अकेली महिला क्या करने जाएगी। कोई नहाने और कोई रिक्रिएशन वाली जगह तो वो है नहीं कि गए और पैर फिसल गया। तो ये मामला कत्ल का ही लग रहा था पहले ही नज़र में। हालांकि बॉडी पर इस तरह के कोई मार्क या इंजरी ऊपरी तौर पर नज़र नहीं आ रहे थे। तो खैर पुलिस ने इस बॉडी को रिकवर किया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और साथ ही ये जो लाश है उसमें जो मरने वाली महिला है उसकी पहचान पता करने की कोशिश पुलिस ने तेज़ की। द्वारका और आसपास के इलाकों में यानी पश्चिमी दिल्ली के इलाकों में जितने पुलिस स्टेशन हैं उन पुलिस स्टेशनों में ये पता करने की कोशिश की गई कि हाल के दिनों में इस एज ग्रुप की कोई महिला गुमशुदा हुई है क्या, किसी के लापता होने की कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है क्या। लेकिन इस कोशिश में पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली क्योंकि कहीं भी ऐसी किसी महिला की गुमशुदगी रिपोर्टेड नहीं थी। अब पुलिस ने दिल्ली के बाकी थानों में भी पता किया लेकिन वहाँ पर भी इस तरह की कोई रिपोर्टिंग नहीं थी। पुलिस अब सोच में पड़ गई कि अगर ये महिला दिल्ली से गायब नहीं हुई है तो फिर ये महिला कहाँ की है, कहीं बाहर की नहीं हो, कैसे उसकी पहचान पता की जाए। ये सारी बातें पुलिस वालों के दिमाग में और ख़ासकर जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाए गए थे उनके दिमाग में चल रही थी। पुलिस ने जो है उस लाश का बहुत बारीकी से मुआयना किया था और उस लाश पर ऐसे कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क तो नहीं था, लेकिन उस लाश पे एक जेवर, शरीर में एक छोटा सा जेवर था और वो जेवर था एक नोज़ पिन, नाक में जो महिलाएं पहनती है वो जेवर। और एक और इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये कि महिला जो है मतलब ऐसे तो लाश की हालत बुरी थी लेकिन महिला का जो अटायर था, कपड़े थे और जो ओवरऑल अपीयरेंस रहा होगा मृत्यु पूर्व, उसे देखकर लगता था कि शायद बहुत संभ्रांत घराने की महिला है, अमीर परिवार से ताल्लुक़ है, कोई बहुत गरीब या मतलब संघर्षशील परिवार से रिश्ता नहीं है। तो महिला की नाक में एक नोज़पिन भी था जो नोज़पिन सोने का था। पुलिस ने जब उसे देखा तो पुलिस ने उस नोज़पिन का बहुत बारीकी से मुआयना किया और उसको जो है निकाला गया नोज़पिन को जांच करने के इरादे से और उसको फिर लेंस वगैरह लगाकर, आवर्धक लेंस कहते हैं उसे, मैग्नीफाइंग ग्लास, उससे उन्होंने उस नोज़पिन को चेक किया। तो जब नोज़पिन को चेक किया उन्होंने देखा कि नोज़पिन पर एक हॉलमार्क का निशान बना हुआ है और उस हॉलमार्क के निशान के साथ ही जो है एक ज्वेलरी हाउस का भी पता या नाम लिखा हुआ है। पता तो नहीं, खैर नोज़पिन में पता तो काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाएगी, लेकिन नाम ज्वेलरी हाउस का लिखा हुआ था। ये देखते ही पुलिस को बात समझ में आ गई कि अच्छा ये ब्रांडेड नोज़पिन है, हॉलमार्क और ज्वेलरी हाउस का या ब्रांड का पता लिखा हुआ है। तो पुलिस को लगा कि इस नोज़पिन के सहारे इस महिला की पहचान पता करने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि ये भी अंधेरे में तीर मारने वाली बात थी। आप समझिए नोज़पिन जैसी छोटी चीज़ कब खरीदी गई हो किसी को पता नहीं और कितनी हज़ारों पीसेस ब्रांड ने बेचे होंगे, लेकिन फिर भी पुलिस ने सोचा कि जहाँ कोई क्लू नहीं है वहाँ इसी क्लू का सहारा। तो पुलिस उस नोज़पिन की तस्वीर, उसके क्लोज फोटोग्राफ्स, उसमें जो हॉलमार्क और ब्रांड नेम है, उन सारी चीज़ों की तस्वीर निकाल कर उसको बढ़िया से मैग्नीफाई करके एक क्लोज़अप व्यू पुलिस ने तैयार किया और उसके बाद उस नोज़पिन की तस्वीर को लेकर पुलिस चली अलग अलग दुकानों में पता करने। पहले तो आसपास में जो दुकानें थी और उस ब्रांड की खासकर जो दुकानें थी वहाँ उस नोज़पिन के बारे में पता किया। तो द्वारका के इलाके में जो है उस नोज़पिन का कोई क्लू या आइडेंटिफिकेशन जो है नहीं हो पाया कि ये नोज़पिन किस आदमी ने खरीदी, क्या किया। लेकिन पुलिस जब यही तफ्तीश करते हुए द्वारका से थोड़ी दूर साउथ दिल्ली पहुंची तो साउथ दिल्ली के एक ज्वेलरी शॉप में जब उस नोज़पिन की तस्वीरें पुलिस ने दिखाई और पूछा उस पर्टिकुलर ब्रांड के शॉप में, तो वहाँ पर पुलिस को जो है वो कामयाबी मिली। उस दुकान वाले ने ये कहा कि हाँ ये नोज़पिन उन्हीं के वहाँ से बेचा गया है, क्योंकि उन्होंने देखते ही पहचान लिया, दुकानदार अपना प्रोडक्ट पहचान लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये नोज़पिन हमारा ही है। पुलिस ने पूछा कि कोई तरीका, कोई ज़रिया जिससे ये पता चल सके कि ये नोज़पिन जो है किसने ख़रीदी थी। अब उन्होंने कहा कि हाँ ये तो हम पता कर सकते हैं, हमारे पास उसकी बाकायदा रसीद और लिस्ट होती है, तो लेकिन किसने ख़रीदी थी एग्जैक्टली ये नोज़पिन ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो पुलिस वालों ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, आपके यहाँ तो दुनिया जहान से लोग आकर ख़रीदते होंगे, आप हमें ये बताइए कि ये नोज़पिन जो है क्या साउथ वेस्ट दिल्ली यानी द्वारका के इलाके के किसी आदमी ने अगर कोई ख़रीदी हो इस तरह का। तो ज्वेलरी शॉप वाले ने कहा कि हाँ इस एंगल से हम चेक कर सकते हैं। फिर उन्होंने अपना रजिस्टर और अपने बही खाते निकाले और उसको चेक किया, नोज़पिन जितने भी बेचे गए थे उस
उस डिज़ाइन के। चेक करने के बाद पुलिस को एक आदमी का नाम उस ज्वेलरी शॉप वाले से पता चला, दुकान वाले से। उस आदमी के बारे में जब पुलिस को पता चला तो पुलिस ने उस आदमी की जानकारी और जुटाने की शुरुआत की। बेसिकली नोजपिन, चूँकि डेड बॉडी जो है वो द्वारका इलाके में मिली थी, तो ऑब्वियसली पुलिस ये एज्यूम करके चल रही थी कि ये महिला द्वारका इलाके के आसपास की ही कहीं रहने वाली होगी। और ये भी हो सकता है कि महिला ने या फिर जिस आदमी ने भी नोजपिन उस महिला के लिए ख़रीदा होगा, या तो महिला ने खुद खरीदी होगी, वो द्वारका इलाके का ही होगा। तो इस अंदाजे से पुलिस ने ज्वेलरी शॉप वाले को कहा कि आप नोजपिन के बारे में बताइए कि ये द्वारका इलाके का किसी आदमी ने या महिला ने अगर खरीदी हो। तो पुलिस ने बताया कि, माफ़ कीजिएगा, ज्वेलरी शॉप वाले ने बताया कि एक अनिल कुमार नाम के आदमी हैं जिन्होंने ये नोजपिन जो है कुछ महीने पहले हमसे ख़रीदी थी और वो द्वारका के ही रहने वाले हैं। अब पुलिस को अनिल कुमार का पता मिल चुका था। पुलिस ने जब अनिल कुमार के ठिकाने पर और उसके दफ्तर पर जो है पहुंचकर तफ्तीश करने का फ़ैसला किया तो पता चला कि अनिल कुमार का एक मकान द्वारका में भी है, लेकिन वो रहते हैं गुरुग्राम में, वहाँ अपने फार्म हाउस में रहते हैं और वो प्रॉपर्टी डीलर हैं। तो काफ़ी पैसे वाले हैं और प्रॉपर्टी का अच्छा खासा काम है। और एक मकान द्वारका में भी है जिस मकान में वो और उनकी पत्नी रहा करते हैं। अब पुलिस पहुंची गुरुग्राम फार्म हाउस में, वहाँ अनिल कुमार मिले भी। अनिल कुमार से पुलिस ने पूछा कि आपकी वाइफ कहाँ है, या मतलब क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि शायद अनिल कुमार की ही वाइफ होगी, तो उसने कहा कि हाँ, मेरी वाइफ तो कुछ दिन पहले ही वृंदावन घूमने के लिए गई है। तो पुलिस को थोड़ी हैरानी भी हुई कि आमतौर पर वृंदावन जैसे तीर्थ स्थलों पे पति पत्नी जाया करते हैं साथ में, यहाँ पति घर में है और बीवी चली गई है। तो खैर ऐसा हो भी सकता है, कोई नामुमकिन बात नहीं है। लेकिन फिर पुलिस ने ये पूछा कि ठीक है, एक बार हमें अपनी वाइफ से बात करा दीजिए। तो अनिल कुमार ने ये कहकर पुलिस वालों को फिर से झटका दे दिया कि अरे वो तो अपना मोबाइल फ़ोन छोड़ कर ही चली गई है, वो तो मतलब वृंदावन गई और पता नहीं मोबाइल फ़ोन छोड़कर चली गई, तो अभी तो बात नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप लोगों को बात करनी हो तो हम आपसे बात करा देंगे। तो खैर पुलिस को उस पर शक तो हो रहा था, लेकिन कोई ऐसा एविडेंस नहीं था, कोई ऐसा सबूत नहीं था कि उस आदमी को कन्फ्रंट किया जा सकता था। अब पुलिस मतलब गुरुग्राम में उससे पूछताछ करके वापस लौट आई और पुलिस को लगा कि हो ना हो ये आदमी होगा ज़रूर, लेकिन शुरू में जो है उस आदमी पर हाथ डालना बगैर किसी सबूत के पुलिस के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। सिर्फ इस आधार पर कि उसने एक नोजपिन खरीदी है और वो नोजपिन उस लाश से रिकवर हुई है, ये भी जो है सब्सटैंशिएट होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस डिज़ाइन के नोजपिन बहुत सारे बेचे गए हैं। ये तो इत्तेफाक की बात है कि द्वारका से अनिल कुमार ने खरीदी थी, इसका ये मतलब नहीं है कि वो नोजपिन जो है जो डेड बॉडी से रिकवर हुआ है वो अनिल कुमार की ही खरीदी हुई है। मतलब प्रूफ होने वाली बात नहीं है, हिंट ज़रूर मिलता है। तो खैर अब पुलिस वापस आई फिर से जांच के क्रम में द्वारका, और द्वारका में जो दफ्तर है अनिल कुमार का, वहाँ पर पुलिस ने थोड़ी और तलाशी और पूछताछ की। एक सर्वेंट भी पुलिस को मिला वहाँ, उससे भी पूछताछ की। और उस दफ्तर में जब पुलिस तलाशी ले रही थी तो पुलिस को एक डायरी मिली। उस डायरी में पुलिस को अनिल कुमार की जो मदर इन लॉ है, यानी अनिल कुमार की बीवी की माताजी, उनका पुलिस को नंबर मिला और पुलिस ने उस नंबर को पुलिस ने नोट कर लिया। और फिर जांच के क्रम में पुलिस ने उस महिला को फ़ोन किया और बताया कि हम द्वारका पुलिस से बोल रहे हैं और हम एक गुमशुदा महिला के बारे में पता कर रहे हैं, और अनिल कुमार जो आपके दामाद हैं वो जो है अपनी पत्नी यानी आपकी बेटी की गुमशुदगी के बारे में हमें प्रॉपर आंसर नहीं दे रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको ये पता भी है कि आपकी बेटी कहाँ है या नहीं है। इत्तेफाक से वो फ़ोन जो है उस महिला की माताजी ने नहीं उठाया था, बल्कि उस महिला की बहन ने उठाया था। उधर से बहन ने पुलिस को ये कहा कि अरे हम तो खुद काफ़ी परेशान हैं, हम अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं और उसका कोई पता नहीं चला। तो उन्होंने कहा कि अरे आपने पुलिस में कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे बहनोई साहब से यानी जीजा जी से बात हुई थी और अनिल कुमार जी से, और उन्होंने ये बताया कि हमारी बहन जो है वो जयपुर गई है और मोबाइल फ़ोन छोड़कर चली गई है। तो हमने कहा कि बात कैसे होगी? तो उसने कहा कि अगर कोई ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन है तो मैं किसी के ज़रिए बोलता हूँ जयपुर में हमारी पत्नी को, और फिर वो आपसे फ़ोन पर बात कर लेगी। तो अब कत्ल ही हो जाएगा ऐसा तो किसी को पता होता नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं जीजा जी रहने दीजिए, हम फिर बाद में बात कर लेंगे। अब जब पुलिस ने ये बताया कि अनिल कुमार तो हमें बता रहे हैं कि आपकी बहन जो है वो जयपुर नहीं बल्कि वहाँ गई हैं, वृंदावन गई हैं, तो फिर इनको जो है जो महिला है उसके घर वालों को फिर ये खटका लगा
और लगा कि यार ये मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जीजा जी हमें वो बता रहे हैं कि जयपुर गई है और पुलिस वालों को बता रहे हैं वृंदावन गई है। अब जो महिला है उस परिवार की, मतलब गुमशुदा महिला की जो बहन थी, उन्होंने पुलिस से कहा कि नहीं, हमें इस मामले में अब जीजा जी पर शक हो रहा है क्योंकि उन्होंने हमें झूठ बोला है। पुलिस ने कहा कि देखिए, हमारे पास एक बॉडी है, डेड बॉडी हमने रिकवर किया है और हम चाहते हैं कि एक बार आकर आप लोग उस बॉडी की शिनाख्त कर लें। अगर तो वो डेड बॉडी आपकी बहन की ही है, तब तो फिर ये पक्का हो जाएगा कि इस मामले में आपके बहनों यानी अनिल कुमार जो है वो दोषी हैं, क्योंकि इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। घर वाले बहुत सदमे में आ गए, लेकिन फिर वो द्वारका पुलिस के पास आए और उन्होंने सरकारी अस्पताल में जाकर उस डेड बॉडी की पहचान की। इनका एक बेटा भी है, उस बेटे ने उस डेड बॉडी को देखा और पहचान लिया कि ये उसकी माँ सीमा ही है। सीमा की पहचान हो गई। अब परिवार में तो मातम पसर गया, सीमा की मौत हो गई, और मौत भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि हत्या हुई थी। शक की सुई जो है वो इतनी देर से लगातार सीमा के पति अनिल कुमार पर टिक रही थी। पुलिस ने अब अनिल कुमार को हिरासत में ले लिया। अब तक पुलिस जो है थोड़ा इज्जत एहतराम से पेश आ रही थी, थोड़ा फासला बनाकर पूछताछ कर रही थी, लेकिन जब घर वालों को बोला गया झूठ, पुलिस वालों को बोला गया झूठ, ज्वेलरी खरीदने को लेकर बोला गया झूठ, ये सारी बातें जब सामने आ गई तो फिर पुलिस ने उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उससे सख्ती की। जब सख्ती की तो पूछताछ में उसने ये कबूल कर लिया कि हाँ, उसी ने अपनी पत्नी सीमा की हत्या की, और इस हत्या के बाद सबूत मिटाने में उनका एक सर्वेंट है, उसने भी उसकी मदद की थी। तो कुल मिलाकर 2 लोगों ने मिलकर सीमा की हत्या की थी। और हत्या जो है वो रहता तो गुरुग्राम में था, लेकिन हत्या हुई थी द्वारका में, दिल्ली के द्वारका इलाके में। द्वारका इलाके में असल में इनका एक फ्लैट है, जिस फ्लैट की चाबी जो है वो 2 ही लोगों के पास है। एक तो सीमा की, जिसकी हत्या हो गई, और एक खुद अनिल के पास रहती थी, जो उस मकान का मालिक है, फ्लैट का मालिक है। तो जब हत्या भी उसी घर में हो रही है, जिसका ओनर जो है या पोजीशन रखने वाला आदमी जो है 2 है, इसमें से एक की मौत हो जा रही है, एक जीवित है, तो आप समझ सकते हैं कि इस मामले में कातिल कौन हो सकता है। तो सारे एविडेंस, सारे क्लू पुलिस को ये बता रहे थे कि इस मामले में अनिल की ही भागीदारी है, अनिल ही जिम्मेदार है। तो फाइनली उस अनिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और उससे जब पुलिस ने मोटिव को लेकर सवाल पूछा कि भाई हत्या क्यों की, तो उसने फिर इसका जवाब भी दिया। उसने कहा कि कुछ फाइनेंसेस को लेकर जो है वो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी परेशान था, और उसकी अपनी बीवी के साथ लगातार लड़ाई हुआ करती थी। ये लड़ाई झगड़े का सिलसिला कुछ इतना ज़्यादा हो गया कि 11 मार्च को गुस्से में आकर उसने अपनी बीवी की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद वो काफ़ी परेशान रहा, लेकिन फिर अपने सर्वेंट के साथ मिलकर उसने डेड बॉडी को द्वारका ड्रेन में डिस्पोज ऑफ कर दिया, और सोचा कि शायद ये राज कभी खुलेगा नहीं, क्योंकि मरने वाली महिला की पहचान भी नहीं हो पाएगी। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि जो नाक में जो नोज़ पिन है सोने की, वो नोज़ पिन भी जो है उसके पकड़े जाने की वजह बन सकती है। तो खैर वो पकड़ा गया और उसने अपना जुर्म फाइनली कबूल भी कर लिया। जो पिछली स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, हमने आपको बताया था कि किस तरह से कर्नाटक में एक गोल्ड मेडलिस्ट लड़का, जिसको 2 एग्ज़ाम में गोल्ड मेडल हासिल हुआ था, उस लड़के ने एक लड़की की हत्या की और पकड़ा गया। लेकिन पकड़े जाने से पहले वो 1.5 साल तक पुलिस को छकाता रहा। तो उस स्टोरी पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। गौरव वत्स ने कमेंट किया है, बहुत स्वागत है आपका। इन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है, बहुत धन्यवाद। परूप श्रेष्ठा जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं जर्मनी से, उन्होंने कमेंट किया है। रमेश राज पहाड़ी, ये काठमांडू से हैं, इन्होंने अपना नाम लिखकर भेजा है। जगदीश चांडेगड़ा साहब ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा कि पिछली जो स्टोरी थी उसमें मर्डर की साजिश बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, और जिस तरह से उसने पुलिस वालों को गुमराह करने की कोशिश की, वैसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बेसिकली कोई लड़का अगर गोल्ड मेडलिस्ट होता है पढ़ाई लिखाई के मामले में, आमतौर पर तो पढ़ाई लिखाई ऐसी चीज़ है जिससे मेरे जैसे लोग तो बहुत भागते थे बचपन में, और ज़्यादातर लोग मुझे अपने अगल बगल ऐसे ही मिलते हैं जो कहते हैं पढ़ाई लिखाई से जान छूटी, बढ़िया हुआ। तो लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको पढ़ने लिखने में बहुत मज़ा आता है, बहुत सारी डिग्रीज़ उनके पास हैं, और वो एक्सपर्टाइज़ करने की कोशिश करते हैं किसी सब्जेक्ट पे। तो
अगर कोई गोल्ड मेडलिस्ट है तो उसकी साजिश भी वैसी ही होगी, ये बात जो है उसने साबित भी की। प्रियांशु प्रणव ने कमेंट किया है, इन्होंने बहुत प्यार से ये लिखा है, सुप्रतिम भैया प्रणाम, मैं एक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाला छात्र हूँ। आज की कहानी बहुत दर्दनाक तो है और मुझे मृतक के लिए हमदर्दी हो रही है, परंतु उससे भी ज़्यादा कातिल के लिए तरस आ रहा है कि इतना शानदार विद्यार्थी जिसका करियर बहुत शानदार होता, वो कैसे एक पल में कातिल बन गया। आपका छोटा भाई प्रियांशु प्रणव। तो सबसे पहले आपने अपने आप को छोटा भाई कहकर जो संबोधित किया है और प्रणाम कहा है मुझे, तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत शुभाशीर्वाद। और बाकी आपने बात बिल्कुल सही लिखी है, आदमी वो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो आदमी जो है चाहे वो जितना काबिल पढ़ा लिखा हो, लेकिन अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिवली अपने माइंड को चैनलाइज कर देता है तो फिर वो इसी तरह की हरकतें करता है और पकड़ा भी जाता है। विनय नासवाले जी का भी कमेंट है। निवेदिता गुप्ता जी रेगुलर मतलब स्टोरी सुनती हैं, कमेंट करती हैं, स्वागत आपका। योगेश धरने साहब हैं, विजेंद्र सिंह जी हैं, सोफिया सनी हैं, और उन्होंने स्केरी मर्डर केस उसके बारे में कहा है जो प्रीवियस स्टोरी सुनाई थी। जया अवस्थी जी रेगुलर लिसनर हैं। डीएस भक्ति नाम की एक आईडी है और उससे तरुण जी कमेंट करते हैं, राधे राधे उन्होंने कहा है। निखिल रूल्स, ये निखिल हैं दिल्ली से। सुप्रतिम भाई आपने अप्रतिम कहानी सुनाई, ऐसा लिखते हैं अहमदनगर महाराष्ट्र से हमारे एक दर्शक, उनका नाम है SRS, पता नहीं फुल नेम क्या है, लेकिन इसी आईडी से उन्होंने कमेंट किया है। मनोज कुमार मिश्रा ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। जी, मनोज कुमार मिश्रा ने ये कहा है कि नरेशन के दौरान समझाने के चक्कर में एक ही बात को कई बार गोल गोल घुमाने से उलझन होने लगती है। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कई बार जो है ऐसा हो जाता है, लेकिन वो मतलब डेलिबरेट एफर्ट नहीं होता है। विथ टाइम जो है होपफुली चीज़ें बहुत सीमलेस होंगी। असल में आप लोगों के सामने जब ये पेशकश लेकर आता हूँ तो ऑनेस्टली सेइंग बहुत सारी और भी चीज़ें जो है वो दिमाग में चलती रहती है। हालांकि ये सब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, स्टोरी टेलिंग जो है वो फ्लॉलेस होनी चाहिए। तो मैं मनोज जी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मुझे इस बात का भी एहसास हो रहा है कि शायद आज भी मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने के चक्कर में चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, लेकिन आइंदे मैं और ख्याल रखूंगा। मुकेश यादव जी ने भी कमेंट किया है, राम राम सुप्रतिम सर, इन्होंने लिखा है, बहुत स्वागत आपका। राज कपूर साहब का भी कमेंट है, इन्होंने लिखा है कि आप सुमित बनर्जी हैं तो ममता बनर्जी भी तो हैं। ये कमेंट का मैं मतलब नहीं समझ पाया राज कपूर साहब, मेरा नाम पहले तो सुमित नहीं सुप्रतिम है, और बाकी बनर्जी इस दुनिया में बहुत हैं, लाखों लोग होंगे। बहुत स्वागत आपका कपूर साहब। राज कपूर एक वो भी थे, एक आप भी हैं। बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और इतना समय देने के लिए। मुझे और हमारे सीनियर कैमरा पर्सन विनोद शिकारपुरी जी को इजाज़त दीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।